बांग्लादेश पर बहुत गुस्से में है देश। अगली तस्वीर देखिए जरा, वहां कट्टरपंथी मोदी मोदी का नाम ले रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह भारत विरोधी, पीएम मोदी विरोधी नारे लग रहे हैं। इसीलिए देश में आज गुस्सा देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बांग्लादेश हाई कमीशन पर। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर यह प्रदर्शन हो रहा था। भारत में भी लोगों में गुस्सा है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। उसके बाद देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में वीएचपी बजरंग दल का प्रदर्शन था और बांग्लादेश दूतावास के बाहर यह प्रदर्शन था, जिससे यह आवाज बांग्लादेश तक पहुंचे कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर भारत में भी आक्रोश है। दूसरी तरफ दीपू के साथ जो हुआ उसके बाद उसके परिवार में अब तक मातम है। ये तस्वीरें दीपू की हत्या के बाद आई थी। और आज देखिए, दीपू के परिवार ने बांग्लादेश में प्रोटेस्ट किया है। बांग्लादेश में दीपू का परिवार सड़कों पर उतरा है, बाकी हिंदू भी उनके साथ थे। ये जिन्हें आप आगे देख रहे हैं, ये दीपू के पिता, दीपू की पत्नी और दीपू की माता जी हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। बांग्लादेश में भी हिंदू सड़कों पर उतरे, वहां भी विरोध हो रहा है। और देखिए, भारत में लोगों में न सिर्फ गुस्सा है, लोगों का दर्द भी निकल रहा है। गुस्सा भी है और जज्बाती भी है लोग। सारे भारत है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, वो भारत है हमारे, वो बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं हो, वो हमारे इंडिया है, हमारे इंडिया है। हम चाहते हैं मोदी जी बांग्लादेश को जो भाग है चिटागंग, वो हमारा हिस्सा है, वो त्रिपुरा का लाइन का है, जो सिलेट है वो हमारा आसाम का हिस्सा है, वो लेके आइए, भारत के साथ जुड़ी है। और जो रंगपुर है उसको भी भारत में मिलाइए। उसके बाद देखिए बांग्लादेश से क्या बचता है, उसको देखिए, वही इसका हिम्मत है, ताकत है। बने हमारा हिम्मत के साथ कुछ नहीं हो सकता। उसका हमारे भाई नहीं हो, वो दुश्मन है, दुश्मन। कितने बार समझाए कि वो दुश्मन है। बांग्लादेश का कोई चीज नहीं होना चाहिए, सारे भारत है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया। दूसरी तरफ जो लोग कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां चलाई कोलकाता की पुलिस ने। बीजेपी सवाल कर रही कि बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन, तो ममता क्यों लाठी चलवा रही हैं? ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस ने लाठियां चलाई तो प्रदर्शनकारी घायल हो गए। बहुत से लोग बेहोश हो गए इस लाठी में। देखते पाচ্ছি এক হিন্দুকে পুলিশ মেরে রক্তাক্ত করেছে। आप देख रहे हैं, ये सब प्रदर्शनकारी थे
जो कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस के लाठीचार्ज और धक्का मुक्की के दरमियान ये घायल हुए हैं। दूसरी तरफ देखिए, भारत में जो प्रदर्शन हो रहा है, इसका डर बांग्लादेश में भारत विरोधी नारेबाजी हो रही है। वहां कट्टरपंथी सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो जो उग्र प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहा है, उसका नतीजा यहां भारत में भी लोगों में गुस्सा। वीरभूमि की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां रोज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और लोग बता रहे हैं वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं अब एक्शन हो। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वक्त आ गया, अब कार्रवाई की जाए। इलेक्शन लड़ बचा देंगे, आक्रमण किया जाए, हम जान देने के लिए भी तैयार है। अब समय आ चुका है, जो भी हिंदुस्तान में बांग्लादेशी रहता है उसको बाहर निकालो। हिंदुस्तान के हिंदू सोचे कि उनकी हालत क्या होगी संख्या कम होने पर। जलाया है, कल बांग्लादेश में जलाना पड़ेगा ना, तो जला देंगे। पश्चिम बंगाल को जब तक तोड़ेंगे नहीं इन जिहादियों को, तब तक छोड़ेंगे नहीं। लोग जलते हैं, वो दीपू अकेला नहीं चला है। उस दीपू के साथ साथ मैं भी वो दीपू हो सकती हूँ, आप भी वो दीपू हो सकते हो, जो आगे जलाए जाएंगे। अगर उसने गलती करी थी हमारे भाई ने, तो उसको सजा दे दे। क्या मतलब बनता है चौराहे पे खड़े होकर जला दो? हिंदू कमजोर नहीं है, सहिष्णु है, ये ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस पैदा भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आतंकी संगठन भी सक्रिय हो गए, उनके सरगनाओं को सुन रहे हैं आप। लेकिन भारत में अब मांग हो रही है कुछ बड़े कार्रवाई की, अब कुछ बड़ा एक्शन लिया जाए। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये नेपाल में भी प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल भी बांग्लादेश की नाइंसाफी को देख रहा है। वहां जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। खत्म हो चुका है ना, वैसे बांग्लादेश को भी खत्म कर देंगे। सैनिकों को भेजकर रोडों पे घूम रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए। हिंदुओं पर हुआ अत्याचार तो बांग्लादेश से लेकर हिंदुस्तान तक भारी विरोध शुरू हो गया है। भारत में लोग भारी आक्रोश में हैं। 10 से ज्यादा शहरों में लोगों ने मार्च निकाला, कहीं यूनुस के पुतले जलाए, कहीं यूनुस के खिलाफ जूता रैली निकाली और कड़ा पैगाम दे दिया कि अब नहीं सुधरा बांग्लादेश तो पक्का इलाज होगा। नहीं पड़ा है, मकान जमीन जो बेचना पड़ रहा है, आ रहा है हिंदुओं के साथ, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हर साल हो रहा है और कोई नहीं कुछ नहीं कर रहा है। भारत सरकार को भी बोल रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सरकार। यूनुस खान जो प्रधानमंत्री है, ये पूरी तरह से सपोर्ट करता है। इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग बांग्लादेश जाके यूनुस खान का पुतला भी फूके, यूनुस खान को भी फूकेंगे। ये पूरी तरह से जो है हिंदुओं का विरोधी है। शहर शहर बांग्लादेश विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग पीएम मोदी से ये मांग करने लगे हैं कि जैसे भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े किए, अब वैसा ही सबक बांग्लादेश को सिखाना जरूरी है। अब आइए आपको दिखाऊं, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। कहां कहां प्रदर्शन हुआ है ये आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान का नक्शा, कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, नेपाल में भी प्रोटेस्ट हुआ है। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में प्रदर्शन हो रहा है। इन जगहों पर लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
सुनिए जरा लोगों का गुस्सा क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। अगर हम हिंदुस्तानियों ने बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में ढूंढ ढूंढ कर भगाना चालू कर दे फिर क्या होगा? फिर वहां की सरकार रोना चालू कर देगी। हिंदुस्तान में रहकर जो बांग्लादेश से प्यार करते हैं उनको भी कहना चाहता हूं, अब समय आ चुका है, जो भी हिंदुस्तान में बांग्लादेशी रहता है उसको बाहर निकालो और बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग बांग्लादेश जाके यूनुस खान का पुतला अभी फूके, यूनुस खान को भी फूकेंगे। ये पूरी तरह से जो है हिंदुओं का विरोधी है। बांग्लादेश को उड़ाना पड़े चाहे पाकिस्तान को उड़ाना पड़े, हिंदुओं पर अत्याचार अगर नहीं बंद हुआ तो लट से लट बजा देंगे, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की और बांग्लादेश की औकात दिखा देंगे। यहाँ का कि हिंदू उत्तर प्रदेश का यदि चल गया ना तो आतंकवाद का क्या सभी लोगों का दशा बिगाड़ देगा। ये हिंदुओं में काबिलियत है और हिंदू अपनी औकात को समझता है और आपकी औकात को पूरा दिखाने की सक्षम रखता है। बांग्लादेश ने ये बता दिया कि अल्पसंख्यक हो जाओगे तो तुम्हारी दशा क्या होगी, और हम पश्चिम बंगाल को जब तक तोड़ेंगे नहीं इन जिहादियों को तब तक छोड़ेंगे नहीं। बांग्लादेश पर जल्दी से जल्दी आक्रमण किया जाए, हम जान देने के लिए भी तैयार है। सैनिकों को भेजकर रोडों पे घूम रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए। कट्टरपंथियों पे नकेल लगाए और भारत के अंदर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी को बाहर निकालना चाहिए। दीपू अकेला नहीं चला है, उस दीपू के साथ साथ मैं भी वो दीपू हो सकती हूँ, आप भी वो दीपू हो सकते हो जो आगे जलाए जाएंगे जब तक हम स्टेप इन नहीं करते। ये जिहादी यूसुफ जी, उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है वो पीस प्राइज भी वापस लिया जाए और उस जिहादी के अगेंस्ट एक्शंस लिए जाए। हिंदू ना अपराध जैसा हो गया है, वहाँ इस्लामिक कट्टरवाद इतना हावी हो गया है, वहाँ का मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान, तो हिंदू का क्या लेना देना। मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, मोदी जी देश आगे बढ़ रहा है, हिंदू बचाओ। अब देखिए जरा ये जो गुस्सा है इस पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं अगर हिंदू आज भी नहीं जागे तो भविष्य खतरनाक हो सकता है। यदि तुम आज नहीं जागे तो तुम भी भारत में जलाए जाओ। साध्वी प्राची कह रही है हमारे परमाणु बम किस काम आएंगे। अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो बांग्लादेश को नक्शे से खत्म करो और बॉर्डर खोलकर हिंदुओं को भारत आने दो। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से पूरा देश आहत और बेहद गुस्से में। देश में शहर शहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बंगाल की सरकार प्रदर्शन कर रही है तो साधु संतों के साथ ही बांग्लादेश जैसी बर्बरता हो रही। बांग्लादेश, इमरान मसूद कह रहे हैं बांग्लादेश भारत विरोधी प्रदर्शन का अड्डा बनता जा रहा है। भारत अपनी संप्रभुता के लिए बांग्लादेश पर कड़ा कदम उठाए, हमारा बनाया मुल्क हमें ही कैसे आंख दिखा सकता है। विनोद बंसल कह रहे हैं बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुस्लिम पूरे शासन तंत्र पर भारी पड़ रहे हैं। हिंदुओं को वहां कहीं पर भी शांति सुरक्षा नहीं मिल रही, लेकिन हिंदू अब जाग गया है, सनातन अब अपमान नहीं सहेगा। रफीकुल इस्लाम कह रहे हैं एआईयूडीएफ के नेता बांग्लादेश ये ना भूले कि वो बना ही भारत के रहमो करम पर है। जो लोग भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं वो याद रखें कि बांग्लादेश की औकात नहीं कि वो भारत को आंख दिखा पाए। सुनिए जरा सियासतदानों को और साधु संतों को। भारत की सरकार को बांग्लादेश के फाटक खोल करके उनके हिंदुओं को, वहाँ के हिंदुओं को हिंदुस्तान में लेकर आओ, यहाँ बसाओ। केंद्र सरकार से मैं निवेदन करती हूँ और जो यहाँ के बांग्लादेशी इनको एक एक को कान पकड़ पकड़ करके हिंदुस्तान की सीमा पर भेजो। भारत के अंदर भी हिंदू समाज के लोग बहुत आहत और आक्रोशित भी हैं। बहुत दुख की बात है घुसपैठिया संरक्षक और सनातन धर्म विध्वंसक इंडी गठबंधन के राज्यों में असंवेदनशीलता बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही है। अभी प्रधानमंत्री बंगाल में गए, वहां चुनावी भाषण, आसाम में गए, वहां चुनावी भाषण। अरे यहाँ के हिंदुओं को देख रहे हो, वो भी तो रिश्तेदारी हैं उधर, उनको भी देख लो, उनकी तरफ सुध नहीं है। जो इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि उनका वजूद के लिए इंडिया ने क्या किया। तो बांग्लादेश की औकात नहीं है कि वो इंडिया को आग दिखाए, और इतनी ताकत भी नहीं, इतनी हिम्मत भी नहीं है। ये पूरा ममता बनर्जी जो भगवाधारी संत समाज है उनको भी लाठी पीटा, जो भगवा झंडा लेकर नौजवान ने रैली किया उनको भी पीटा। एक संदेश वो दे रहा है कि यहाँ हिंदू झंडा लेकर, भगवा झंडा लेकर कोई आंदोलन नहीं चलेगा। जहां यूनुस कर रहा है यहाँ ममता कर रहा है, सेम। अब बांग्लादेश भी इन तस्वीरों को देख रहा है कि कैसे विरोध हो रहा है भारत में, कैसे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बांग्लादेश
अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद करो। और ये स्थिति है, इसलिए देखिए बांग्लादेश में लगातार मोहम्मद यूनुस भी बैठकों पर बैठक ले रहे हैं अधिकारियों के साथ। कल भी बैठक ली, आज भी बैठक ली। दूसरी तरफ मुंबई में देखिए, मुंबई में प्रदर्शन हुआ और लोग सड़कों पर उतरे, जिन्हें हिरासत में लिया गया। लोग मांग कर रहे हैं बड़े एक्शन की। और साथ ही साथ यूनुस ने देखिए भारतीय उच्चायुक्त को बुला लिया। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा उस पर खामोश है, लेकिन यूनुस भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर अपना एतराज जता रहे हैं कि भारत में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। देखिए जरा यूनुस कैसे भारत की नकल कर रहे हैं, या मैं कहूं यूनुस ये करना चाहते हैं कि भारत अपना गुस्सा दिखा रहा है। तो यूनुस बता रहे हैं जो भारत में हो रहा है उससे मैं खुश नहीं। पिछले हफ्ते भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायुक्त को तलब किया था, तो अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। उन्हें भारत में बांग्लादेशी मिशनों की सुरक्षा को लेकर बुलाया गया और निर्देश दिया गया कि सभी दूतावासों की सुरक्षा कड़ी की जाए। बांग्लादेश ने कदम भारत के विदेश मंत्रालय के उस एक्शन पर उठाया जब चटगांव में विरोध प्रदर्शन के बाद भारत ने सुरक्षा का हवाला दिया था और भारत ने उच्चायोग के दफ्तरों की सुरक्षा कड़ी करने की मांग की। 21 दिसंबर को भारत ने चटगांव में वीजा सर्विस पर रोक लगा दी। इससे पहले खुलना और राजशाही में भी भारत ने वीजा सेवाएं बंद की थीं। तो 22 दिसंबर को बांग्लादेश ने पहले दिल्ली में वीजा सेवाएं बंद की, फिर बांग्लादेश बॉर्डर से सटे सिलीगुड़ी में भी वीजा सर्विस बंद कर दी। जानकार मानते हैं कि बांग्लादेश भारत को उकसाने वाले कदम उठा रहा है और बिना ठोस कारण के सिर्फ नकल के लिए भारत जैसे एक्शन ले रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट जो कुछ बांग्लादेश कर रहा है उस पर। क्योंकि हमारे हाई कमीशंस इस वक्त वहां काम नहीं कर पा रहे थे और हमने वीजास को विदहोल्ड किया, उसकी वजह से बांग्लादेश को भी अपना कुछ कंसर्न दिखाना था, इसलिए उन्होंने भी वीजास को विदहोल्ड कर दिया है। और अब मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान कौन सी चाल चल रहा है। इस माहौल के बीच पाकिस्तान की कोशिश है किसी तरह घुसपैठियों को अंदर दाखिल करा दिया जाए। दोनों देशों में तनाव है। पाक एजेंसी आईएसआई को मौका मिल गया। आईएसआई ने भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश का प्लान बनाया। आतंकियों की घुसपैठ के लिए वो बांग्लादेश रूट तैयार कर रही है। बांग्लादेश भारत का जहां जहां कच्चा बॉर्डर है, दावा है कि वहां रेकी की गई। हाल में मुनीर ने आईएसआई अधिकारियों को इसलिए बांग्लादेश भेजा था। असम, त्रिपुरा और बंगाल के कई इलाकों से घुसपैठ का प्लान तैयार किया। मतलब पाकिस्तानी आतंकी बांग्लादेश रूट से घुसपैठ की तैयारी में। भारत में घुसपैठ के लिए आईएसआई ने आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी। साथ ही रोहिंग्या मुसलमानों को भी जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है और दावा है कि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी प्रदर्शन के पीछे भी आईएसआई, वो जमाते इस्लामी के जरिए कट्टरपंथियों को भड़का रही है। बांग्लादेश ने हिंदुओं पर हमले और प्रदर्शन की जमीन तैयार की और चाल है कि भारत का पूरा ध्यान जब हिंदुओं के अत्याचार पर रहेगा तब आईएसआई चोरी छिपे बांग्लादेश बॉर्डर से आतंकियों की घुसपैठ कराएगी। और देखिए ये जो साजिश है इसको ऐसे समझिए, इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज ने सुरक्षा चाक चौबंद कर दी। जम्मू कश्मीर में देखिए कैसे ऑपरेशन चल रहा है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चप्पे चप्पे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीर अगली दिखाऊं मैं आपको। ये देख रहे हैं लाल चौक पर जो लोग मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी चेक हो रही है, उनके दस्तावेज चेक हो रहे हैं। देखिए जरा सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में दरअसल आतंकी घुसपैठ का अलर्ट मिला हुआ। आतंकी घने कोहरे और बर्फबारी का फायदा उठाने की फिराक में है और दुर्गम रास्तों से भारत में घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रहे हैं। और इसके बाद उसने शुरू कर दिया है बड़ा सर्च ऑपरेशन। पाक बॉर्डर से सटे 80 से ज्यादा गांव में तलाशी चल रही है। सांबा, कठुआ से लेकर राजौरी तक चप्पे चप्पे पर छापेमारी हो रही। सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर ऑपरेशन चला रही है। विस्फोटक, हथियार और गोला बारूद की भी तलाश की जा रही है। इसके लिए सर्च टीम के साथ खोजी कुत्ते और मेटल डिटेक्टर भी लगे।
सर्च टीम को देखते ही कुछ संदिग्ध जंगल की ओर भागने लगे। बाद में पता यह चला कि वो आतंकी एक घर में खाना मांगने गए थे। स्थानीय लोगों को भी आतंकियों से दूर रहने को कहा गया है। आपको बताऊं, बीएसएफ को इनपुट मिला था कि 72 आतंकी लॉन्च पैड पर सक्रिय हो गए, जिनमें 12 सियालकोट यानी जम्मू बॉर्डर के उस पार बने, जबकि करीब 60 लॉन्च पैड एलओसी के पास सक्रिय बताए गए। टेरर के लॉन्च पैड का मतलब यह है आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी। इसलिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और तलाशी बढ़ा दी गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्स डीजीपी एसपी वैद्य क्या कह रहे हैं। जो लोग इस वक्त साइलेंट हैं वो बाद में इसके शिकार बनेंगे, क्योंकि जब रेडिकल इस्लाम यहां इस तरह मॉब लिंचिंग और लॉलेसनेस करता है और आईसिस स्टाइल में एग्जीक्यूशन करता है, वो एक दिन आपके गले पे भी आएगा और आप भी उसके शिकार बनोगे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम सबको, चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अपने आप को समझना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आप आज जंग जो बांग्लादेश की स्थिति है, आप सीरिया और यमन की तरफ जा रहे हो, पाकिस्तान की तरफ जा रहे हो। हाशर बुरा होगा, ये सुइसाइडल रास्ता है। अब देखिए जरा यूनुस और पाकिस्तान किस साजिश में। आपको याद होगा पाकिस्तान ने सऊदी के साथ एक डील की। ये डील की तस्वीरें याद हैं। ये डील वो कि सऊदी पर कभी हमला होगा तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। पाकिस्तान ने कहा जाता है अपने परमाणु संरक्षण देने का भी वादा किया है, इस समझौते में शामिल है वो। इसी तरह खबर यह है कि इसी तरह की एक डील यूनुस पाकिस्तान से करना चाहते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश में ऐसी डील कि अगर बांग्लादेश पर कुछ होता है तो पाकिस्तान साथ देगा और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ होता है तो उसका साथ बांग्लादेश देगा। लेकिन इस डील का मकसद क्या है, देखिए जरा। पाकिस्तान ने जैसी डील सऊदी अरब के साथ की थी, भारत विरोधी वैसी ही डील वो बांग्लादेश के साथ करने जा रहा है। डील हुई तो बांग्लादेश पर हमला पाक पर अटैक माना जाएगा और पाकिस्तान पर अटैक बांग्लादेश पर हमला माना जाएगा। यानी किसी पर भी हमला हुआ तो दोनों देश मिलकर जवाब देंगे और विदेशी हमले के जवाब में दोनों एक दूसरे को हथियार देंगे। मतलब डील हुई तो पाकिस्तान बांग्लादेश को परमाणु हथियार भी दे सकता है। बांग्लादेश और वहां की यूनुस सरकार इस डील के प्रस्ताव से गदगद है, लेकिन असल में भारत को घेरने के लिए यह पाकिस्तान का बड़ा दांव है। पाकिस्तान अभी मदद के बहाने बांग्लादेश के साथ डील की चाल चल रहा है, लेकिन उसके निशाने पर भारत बॉर्डर से सटे बांग्लादेश के कई ठिकाने। दूसरा 1971 में उससे टुकड़े होकर बने बांग्लादेश की कसक भी है। बांग्लादेश और वहां की सरकार का रुख अभी तक भारत के पक्ष वाला रहा, लेकिन हसीना के हटने के बाद पाक बांग्लादेश को अपने साथ लाना चाहता है और भारत से दुश्मनी बढ़ाने के लिए डील वाला नया पैतरा अपना रहा है। अब सुनिए जरा, पाकिस्तान को भी पता है पहले वो अपने आतंकी भेजता है, भारत उनके आतंकियों को मारते हैं, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनकी सेना उनके सैन्य ठिकानों पर भी हमले करते हैं। इसलिए अब आतंकी भी रो रहे हैं और आतंकी रो रहे हैं कि उनके पास कपड़े और जूते तक नहीं बचे हैं। अब देखिए जरा, एक तरफ डील चल रही है, दूसरी तरफ यूनुस को डर भी है। यूनुस को यह पता है बांग्लादेश में जो हालात हैं वो हालात उनके हाथ से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का दखल, आईएसआई का दखल, आतंकियों का दखल यूनुस को खत्म कर रहा है। इसलिए यूनुस अब ट्रंप के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यूनुस। बांग्लादेश में बवाल के बीच मोहम्मद यूनुस अमेरिका की शरण में चले गए। उन्होंने अमेरिका के विशेष दूत सर्जियो गोर से फोन पर बात की है और भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश में समय पर ही आम चुनाव होंगे। कहा जा रहा है उन्होंने भारत के खिलाफ अमेरिका के कान भी भरे। मोहम्मद यूनुस ने आरोप लगाया कि शेख हसीना हिंसा भड़का रही हैं और हसीना के समर्थक चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश में हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस को अमेरिका से लगाव के पीछे खास वजह है। शेख हसीना के तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ माना जाता रहा है। बांग्लादेश में यूनुस की सरकार पूरी तरह अमेरिका के रहमो करम पर है। अमेरिका के इशारे पर ही मोहम्मद यूनुस अपनी सरकार चला रहे हैं और यही कारण है बांग्लादेश अमेरिका को खुश करने में लगा रहता है। दूसरी तरफ पुतिन ने भी अब बांग्लादेश को आंखें दिखाई हैं और पुतिन ने भी बांग्लादेश को यह बताया है और 1971 याद दिलाया है कि भूलो मत कि 1971 में भारत ने कैसे तुम्हारा साथ दिया था। देखिए जरा, यूनुस को भी अंदाजा नहीं होगा कि पुतिन उन्हें यह नसीहत देंगे। यह तस्वीर आपको याद होगी 1971 सरेंडर की, जब पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया और बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना।
बांग्लादेश और यूनुस पर पुतिन, भारी दबाव भी है पुतिन का। और रूस ने बांग्लादेश से तुरंत तनाव खत्म करने को कहा है। रूस ने कहा है वो भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहते, लेकिन बांग्लादेश के लिए बेहतर यही होगा कि मामला तुरंत सुलझाएं। और मामला सुलझाने के साथ पिछले महीने ही पुतिन भारत आए और मोदी के साथ कई बड़ी डील की, और अब बांग्लादेश को पुतिन ने चेतावनी देते हुए कड़ा संदेश दिया है। मतलब बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच रूस भारत के साथ है। 1971 में जब बांग्लादेश बना तब भी रूस हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश पाकिस्तान के साथ हो गए थे। तब कूटनीति से लेकर जंगी मैदान तक रूस ने भारत का साथ दिया। अमेरिका ने तो पाक की मदद के लिए अपनी नौसेना की टुकड़ी भेजी थी, तो रूस ने भारत की मदद के लिए अपनी नौसेना का बेड़ा उसके सामने उतार दिया। यूएन में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 11 देशों ने भारत के खिलाफ 3 प्रस्ताव लाए और कहा भारत बांग्लादेश को पाक से आजाद कराकर गलत कर रहा है। लेकिन भारत का साथ देने के लिए रूस तब पूरी दुनिया से लड़ा। उसने तीनों प्रस्ताव पर वीटो लगाया और पाक का हर पैतरा फेल कर दिया। एक बार फिर पाक की चाल नाकाम करने पुतिन मोदी के साथ आ गए हैं। सुनिए जरा बांग्लादेश के लोग क्या कह रहे हैं। ये कैसी बर्बरता हो रही है किसी आजाद मुल्क में। ऐसी बर्बरता अपमानजनक है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत अगर बांग्लादेश की मदद नहीं करता तो बांग्लादेश आजाद नहीं हो पाता। बांग्लादेश में जो आज बवाल और हिंसा हो रही है वो सब पाकिस्तान की वजह से है। अब देखिए जरा, एक तरफ तो मदद की उम्मीद पाकिस्तान से लगा रहा है बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तान की हालत खुद कितनी खराब है इसका अंदाजा लगाइए इस तस्वीर से। पाकिस्तानी एयरलाइंस जो है PIA, इसको भी बेच दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की अपनी हालत खुद की इतनी खराब है और बांग्लादेश की मदद की बात कर रहा है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तानी एयरलाइंस ऑन सेल। पाकिस्तान भयानक आर्थिक संकट से खुद जूझ रहा है। क्या मदद करेगा बांग्लादेश की हालात ये है कि राष्ट्रीय एयरलाइंस को बेच दिया गया है। ये जो एयरलाइंस है, शाहबाज सरकार ने PIA की 75% हिस्सेदारी बेच दी। आरिफ हबीब ग्रुप ने 4,320 करोड़ रुपए में पाकिस्तान एयरलाइंस खरीद ली है। पाक एयरलाइंस को खरीदने के लिए 3 कंपनियां दरअसल रेस में थी। आज आखिरी दिन तीनों कंपनियों ने बोली लगाई थी। इस बीच डेडलाइन के 2 दिन पहले दिलचस्प वाकया हुआ। मुनीर की सेना से जुड़ा एक खाद कंपनी ने नाम वापस ले लिया। उस कंपनी का नाम फौजी फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। फौजी फर्टिलाइजर को डर था कि वो रेस से बाहर हो सकती है। रेस से बाहर होने पर पाक एयरलाइंस पर कंट्रोल के रास्ते बंद हो जाते हैं। अब फौजी फर्टिलाइजर सीधे पाक एयरलाइंस के मैनेजमेंट में आ सकती है। सौदे से बाहर होने वाली कंपनियां पाक एयरलाइंस के मैनेजमेंट में नहीं होंगी। अगर फौजी फर्टिलाइजर जीतती है तो IMF को गलत संदेश जाता है। पाक एयरलाइंस कई सालों से घाटे में चल रही और उस पर भारी कर्ज है। पिछले साल भी सरकार ने इसे बेचने की कोशिश की थी, लेकिन तब सिर्फ एक बहुत कम कीमत की बोली आई थी। यह सौदा पाक में सबसे बड़ा निजीकरण सौदा माना जा रहा है। दरअसल पाक को IMF से चाहिए $7 अरब का लोन। बदले में IMF घाटे में चल रही कंपनियों का निजीकरण चाहता है और इसी कड़ी में पाक अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट को बंद कर चुका है और बेच चुका है। ये जरा इन तस्वीरों को साझा कर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने कहा बांग्लादेश में जो हिंसा और बवाल हो रहा है वो भारत में अल्पसंख्यकों पर एक्शन की प्रतिक्रिया है। जो हालात हमारे देश में हैं उसी के रिएक्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में ये सब हो रहा है। महबूबा ने कहा बांग्लादेश में हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाकर घूमने से डरती हैं। इस तरह के खौफ का आरोप गंभीर सवाल खड़े करता है। भारत की सरकार भी इस मुद्दे पर नैतिक दुविधा में है, क्योंकि भारत में ही कुछ असामाजिक तत्व मुस्लिम महिलाओं का हिजाब जबरन उतारते नजर आ रहे हैं। कट्टरपंथ से भरी दुनिया में महिलाओं के लिए कौन खड़ा होगा। रागिनी नायक ने जो तस्वीर साझा की उसमें उन्होंने लिखा मेरा सनातन धर्म दुनिया का सबसे सहिष्णु धर्म है। ये अधर्मी नकली हिंदू समझते हैं कि हमारा धर्म कमजोर है। दूसरे धर्मों को नीचा दिखाकर ही सनातन का भला हो सकता है क्या। सुनिए जरा सियासतदानों। यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है, भारत के अंदर भी
कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है, वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है, यहाँ भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के बाद बंगाल में हिंदुओं को चुन चुन करके जो उनकी हत्या की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक। ये अब देखिए इस बीच सवाल यह है, क्या दुनिया में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है, रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, एक दूसरे के धर्म के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं या बर्दाश्त नहीं कर पाते? क्यों बढ़ रही है धार्मिक असहिष्णुता? अज्ञानता और शिक्षा के अभाव में दूसरे धर्म का महत्व नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं कि उन्हीं का धर्म सबसे अच्छा और सबसे ऊपर है। एक ये वजह है। मजहब का अक्सर राजनीतिक फायदे के लिए भी इस्तेमाल होता है। इतिहास में धर्म को लेकर हुई जंग का असर वर्तमान में भी दिखाई देता है। अक्सर डर होता है कि दूसरे धर्म के सम्मान से उनके धर्म का अपमान हो जाएगा और दूसरे धर्मों के लोगों से बातचीत या मेलजोल की कमी गलतफहमियां और बढ़ाती हैं। कट्टरपंथी समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए जरा क्या हुआ है पिछले कुछ वक्त में। सरकारी धार्मिक पाबंदी 2021 में 55 देशों में ऐसी धार्मिक पाबंदियां थी जो बढ़ी, अब 59 देशों में 2022 में पाबंदियां होंगी, 25 में तो और ज्यादा होंगी। सामाजिक वैमनस्य यानी एक दूसरे के लिए नफरत 2021 में 43 देशों में थी ये और 22 तक 45 देशों में और हो गई। धार्मिक संगठनों पर अत्याचार 2021 तक 190 देश थे और 2022 तक 192 देश इसमें शामिल हो गए। धर्म को लेकर हत्या 2021 में 45 देश थे, 2022 में 49 देशों में धर्म के नाम पर हत्याएं होने लगी। 2021 में 27 देशों में धार्मिक हत्या के पीछे सरकार थी, 2022 में भी यह आंकड़ा वही है। और धार्मिक संगठनों पर सरकारी दबाव 2021 में 183 देशों में था और 2022 में 186 देशों में। धर्म को लेकर संपत्ति का नुकसान 2021 में 105 देशों में ऐसा हो रहा था, 2022 में 120 देशों में धर्म के नाम पर संपत्ति का नुकसान हो रहा था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर धर्मगुरु क्या सोचते हैं। अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे उससे क्या लेने देना। मेरे घर में अभी 6 दिन पहले बिहार में ताहिर हुसैन की मॉब लिंचिंग हुई, उस पर विश्व हिंदू परिषद ने कोई धरना प्रदर्शन किया इसलिए कि वो मुसलमान है। इस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ, उसी तरह बांग्लादेश में ऑपरेशन सिंदूर 2 की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां हिंदुओं के गांव मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं और हमारे हिंदू बेटी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। बांग्लादेश अगर नहीं सुधरता है तो उसके खिलाफ भी ऑपरेशन सिंदूर 2 करने की आवश्यकता है। जब से पाकिस्तान की नापाक सोच आप पे पड़ी है और उसकी नजरें पड़ी नापाक आपके ऊपर, जैसे आपको भारत के विरुद्ध सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दोनों मुल्कों के लिए बेहतर नहीं है। बांग्लादेश एक इस्लामिक मुल्क भी है, वहां पर भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो राइट, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। यूपी में लव जिहाद पर एक्शन हुआ है। आपको याद होगा कि कल एक खबर आई कि जिस शख्स को आप देख रहे हैं रमीज पर एक छात्रा ने, या मैं कहूं रमीज खुद केजीएमयू के डॉक्टर हैं, और उन पर दूसरी डॉक्टर ने आरोप लगाया कि ये धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे। उसके बाद देखिए प्रदर्शन शुरू हुआ, विरोध शुरू हुआ। अगली तस्वीर में आपको दिखा, बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया कि कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए। उसके बाद योगी की पुलिस एक्शन में आई और केजीएमयू पहुंची, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुंची पुलिस और कार्रवाई की तैयारी शुरू हुई, एफआईआर दर्ज हुई। और फिर खुद अपर्णा यादव उस पीड़िता से मिली जिसने धर्मांतरण का आरोप लगाया था और योगी आदित्यनाथ ने भी उससे बात की।
ये पर्दा सबसे पीछे वाला शादी किया उस लड़की का भी धर्म परिवर्तन करके शादी। पहले आप या तो बच्ची से बात कर लीजिए। आप सही समझिए। बस एक क्वेश्चन। ये पर्दा सबसे पीछे वाला। इस लड़की ने जुलाई से मुझे प्रताड़ित किया। मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी, जहां मुझे इसकी दूसरी शादी की जानकारी मिली। मैं इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वो तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा। मुझे आपसे काफी उम्मीद है, मैं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। और ये खबर योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। उन्होंने खुद पीड़िता से फोन पर बात की है और फिर कार्रवाई शुरू हुई। रेजिडेंट डॉक्टर ने महिला रेजिडेंट डॉक्टर को पहले शादी का झांसा दिया। आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर का नाम रमीज है। रमीज ने धर्म बदलकर शादी की शर्त रखी, जिससे पीड़िता डिप्रेशन में चली गई और कई बार उसने जान देने की भी कोशिश की। परिवार ने धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया। लड़की ने जब धर्म बदलने से इनकार किया तो आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने उससे दूरी बना ली। इसके बाद वो महिला डॉक्टर पर मानसिक दबाव बनाने लगा, जिससे पीड़ित नशीली गोलियों का सेवन करने लगी। हालात बिगड़ने पर उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। परिवार को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। उसने पहले भी एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण करवाया था। परिवार ने महिला आयोग और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की और इसके बाद सीएम योगी ने पीड़िता से फोन पर बात की। पीड़िता ने योगी को पूरी घटना की जानकारी दी और सीएम योगी ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। योगी ने कहा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। केजीएमयू प्रशासन भी मामले की जांच में जुटा है। सुनिए जरा, इस पर सियासत भी खूब हुई। सियासतदान क्या कह रहे हैं? केजीएमयू की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। महिला आयोग द्वारा भी कल सर इस पे सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। सारी हदें इस केस को देखने के बाद मैं समझती हूँ पार हो चुकी हैं। लव जिहाद के खेल ने देश की बेटियों को लव जिहाद का शिकार हम नहीं होने देंगे और लव जिहादी का ये जो मानसिकता है, इसको अंत करने का अब समय आ गया है। मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूँ और आगाह कर देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और किसी न्यायाधीश से उच्च स्तरीय इसकी जांच हो और जांच के बाद ही जो है कोई कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ योगी का पंजा आज तौकीर रजा के करीबियों पर भी गरजा है। तौकीर रजा जेल में है, लेकिन तौकीर रजा के करीबी की संपत्ति पर बुलडोजर चला। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन। बारात घर बताया जाता है जिस बारात घर पर बुलडोजर चला। उसके बाद देखिए जरा, यह तस्वीर उससे पहले बिजली काटी गई। जिस जगह बिजली कनेक्शन था वो काटा गया। कौन है तौकीर का करीबी आपको बताऊं। दरअसल तौकीर के करीबी का मैरिज हॉल जिसे मिट्टी में मिलाया गया। बरेली में वाजिद बेग के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला है। 1 महीने पहले प्रशासन ने इसे सील किया था। करोड़ों की आलीशान बिल्डिंग देखते ही ढह गई और मैरिज हॉल का नक्शा पास नहीं कराया गया था। करोड़ों की लागत से मैरिज हॉल का निर्माण हुआ था। वाजिद बेग पर लोगों को उकसाने का आरोप है। इस्लामिया ग्राउंड में धरना प्रदर्शन में लोगों को जुटाया था इसने। इसके बाद से वो पुलिस प्रशासन की जांच के दायरे में था। अब तक तौकीर के 5 करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तौकीर रजा बरेली हिंसा का मुख्य आरोपी है और बरेली हिंसा में तौकीर समेत 90 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। पुलिस ने इस मामले पे 10 एफआईआर दर्ज की हैं। 7 मामलों में तौकीर रजा को भी आरोपी बनाया गया। 26 सितंबर से पहले यहां तौकीर का कार्यक्रम भी हुआ, जिससे निर्माण और ज्यादा चर्चा में आ गया था। सुनिए जरा एसपी सिटी बरेली क्या कह रहे हैं। 20 सितंबर को जो बरेली में बरेली शहर में जो उपद्रव करने का प्रयास किया गया था, उसमें कई मुकदमे पंजीकृत हुए और उन मुकदमों की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें ये सामने आया कि 19 सितंबर को यही फरीदापुर चौधरी में इसी मैरिज हॉल में एक मीटिंग की गई थी, जिसमें कि मौलाना तौकीर रजा मौजूद था और उसके साथ साथ आईएमसी के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे और
जो 26 सितंबर को जो उपद्रव करने का प्रयास किया गया, उसका षड्यंत्र और उसकी जो प्लानिंग थी, उसकी भी बात यहाँ पर सामने आई है कि इसी मीटिंग के दौरान की गई थी। और योगी मॉडल देखिए गुजरात में भी देखने को मिला। गुजरात में भी बुलडोजर चला है, 50 दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। बुलडोजर एक्शन के बाद देखिए जरा, जो अवैध दुकानें थीं वो सब पूरी तरह से गिरा दी गई। गुजरात के नाडियाड में मेगा बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां 46 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को हटाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात था। लंबे समय से इसको लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही थी और 1978 में इन दुकानों को बनाया गया था। सरदार स्टैचू के पास सरदार भवन में ये सभी दुकानें थी। निगम ने दुकानों को खाली करने का नोटिस पहले ही दे दिया था। व्यापारियों को नोटिस मिलने के बाद मामला पहुंचा था हाईकोर्ट। कोर्ट ने 22 दिसंबर तक दुकानों को खाली करने का आदेश दिया था। समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई। बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा थी। अवैध निर्माण की वजह से यहां कार्रवाई की मांग की गई थी। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि यह निर्माण जर्जर नहीं था। सालों पुराना कारोबार खत्म होने से अब उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। और किस तरह जो कुछ हो रहा था यूपी में, वही गुजरात में और बिहार में भी वैसा ही एक्शन शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, उसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। एक नई लिस्ट आ गई है बिहार में। सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में। सम्राट की एक और तस्वीर आई, कार्यकारी अध्यक्ष का रोड शो था आज, जिसमें सम्राट चौधरी नजर आए। ये तस्वीर देख रहे हैं, रीतलाल माफियाओं पर एक्शन की तैयारी है। रीतलाल आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। सम्राट अब उनके करीबियों पर एक्शन लेने वाले। अगली तस्वीर देखिए, सम्राट आज जिस रोड शो में शामिल हुए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ, वहां भी बुलडोजर से स्वागत हो रहा था। आखिर सम्राट क्या करने जा रहे हैं? बिहार में माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 20 बड़े माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाएगी। इन माफियाओं की 55 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। इस लिस्ट में 8 भूमाफियाओं के नाम है। इसके साथ 12 बालू माफियाओं पर भी कार्रवाई होगी। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की माफियाओं को चेतावनी है, बिहार में किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद माफियाओं को जेल में डाला जाएगा। माफियाओं पर एक्शन के लिए ईओयू ने ईडी को प्रस्ताव दिया है और इस लिस्ट में रीतलाल के भाई पिंकू यादव का नाम शामिल है। पिंकू यादव और रीतलाल यादव दोनों पहले से जेल में बंद हैं। उन पर एक बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। साथ ही बिल्डर को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। भूमाफियाओं की 39 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। बालू माफियाओं की 15 करोड़ की संपत्ति सीज होगी। सुनिए जरा सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का। यह है मुंबई का ऑर्थर रोड जेल, जहां एजेंसियां आई थी खुद देखने के लिए कहां इसे रखा जाएगा। और जल्द ही मेहुल चौकसी सलाखों के पीछे होगा। तो देखिए जरा, न सिर्फ मेहुल बल्कि ये दोनों भी। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और भगोड़े ललित मोदी ने यह वीडियो शेयर किया जो मैंने आपको दिखाया। वीडियो शेयर कर ललित मोदी ने लिखा, चलो भारत में धूम मचाते हैं। साथ ही ललित मोदी ने दूसरे भगोड़े विजय माल्या को जन्मदिन की बधाई दी। बताया जा रहा है यह वीडियो इस महीने की शुरुआत का है। लंदन में भव्य पार्टी का आयोजन हुआ था, वहीं ये दोनों मिले थे। वीडियो में ललित मोदी कह रहे हैं कि हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं। उन्होंने ये कहकर भारत का मजाक उड़ाया, लेकिन शायद उनको पता नहीं कि भारत सरकार एक एक भगोड़े को चुन चुन कर वापस ला रही। भगोड़े मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की मंजूरी पहले मिल चुकी है।
उनके लिए मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में खास सेल तैयार किया गया। दूसरी तरफ विजय माल्या और ललित मोदी भारत से भागे हैं। दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी का केस है। 2010 में जैसे ही आईपीएल के घोटालों की सच्चाई सामने आई, ललित मोदी भागकर लंदन चले गए और वहीं रहने लगे। विजय माल्या भी साल 2016 से ब्रिटेन में ही बैठे हुए। उसके ऊपर 9,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप लगा है। भारत सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी। हालांकि ललित मोदी बार बार इसको राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं। तो जल्द ही वापस एजेंसियां इन्हें खींचकर लाएंगी भारत की जेलों में और यहीं इनका इंसाफ होगा। आइए अब लाइफ का फंडा क्या है खास। जिंदगी में अगर आप जरा सी कमी या अभाव से परेशान हो जाते हैं तो आपको चाणक्य नीति से लाइफ का फंडा सीखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, दरिद्रता धीरतया विराजते कुवस्त्रता स्वच्छतया विराजते। मतलब जिंदगी में कभी धन दौलत या पैसों की कमी हो जाए तो परेशान ना हो और अमीर बनने के चक्कर में पहले तो कोई शॉर्टकट ना अपनाए। चाणक्य ने कहा, अगर आपके पास सिर्फ पुराने या सस्ते कपड़े हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से साफ करें और पहने। खाना अगर बासी है और साधारण है तो उसे अच्छे से गर्म करके खाना चाहिए। और किसी मेकअप या लोशन से ज्यादा निखार आपके स्वभाव और मधुर आवाज से आता है। चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए लाइफ का यह फंडा दिया कि अभाव या कमी होने पर धीरज रखें और साधन से ज्यादा अपने गुणों पर ध्यान दें। जो है उसी का बेहतर इस्तेमाल करते जाएं, गरीबी और सारी कमियां जल्द ही भाग जाएंगी। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।